अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है लास्ट वाले लेक्चर में हमने पॉपुलेशन इकोलॉजी को ख़त्म किया हुआ है। मेरे बच्चे, आज के इस लेक्चर में हम इकोसिस्टम इकोलॉजी को स्टार्ट करेंगे। दिस इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट चैप्टर। और अगर आप मेरे बच्चों टेक्स्ट बुक पे देखोगे, टेक्स्ट बुक पे इट इज़ चैप्टर नंबर 14। इसके बाद एक ही चैप्टर हमारा बचता है मेरे बच्चों, दैट इज़ कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। चैप्टर नंबर 14 पे आप देख सकते हो पेज नंबर 241, वहाँ पे है हमारा इकोसिस्टम इकोलॉजी। ठीक है बेटा। सो बात करते हैं इकोसिस्टम इकोलॉजी की। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एज फार एज द टर्म ecosystem is concerned, term ecosystem is coined by A.G. Tansley. Term ecosystem was coined by A.G. Tansley. एक साइंटिस्ट है बेटा जिसका नाम है E.P. ऑडम। E.P. ऑडम जो है इसको कहा जाता है फादर ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी। Father of ecosystem ecology. E.P. ऑडम जो है he is known as father of ecosystem ecology. एक और साइंटिस्ट का नाम याद रखोगे बेटा जिसका नाम है कार्ल मोबियस। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बेटा कुछ इंपॉर्टेंट बातें, दैट इज नोन एज कार्ल मोबियस. Carl Mobius has used the term biosynthesis for this ecosystem. एक बार बोर्ड के एग्जाम में बेटा ये क्वेश्चन आया था. Carl Mobius has used the term biosynthesis for this ecosystem. मेरे बच्चे, जब बात इकोसिस्टम की करते हैं, सबसे पहले इकोसिस्टम कैसे डिफाइन करते हैं और इकोसिस्टम इकोलॉजी क्या होता है। मेरे बच्चे, इकोसिस्टम इकोलॉजी को समझाने से पहले फिर से मैं आपको बताऊं, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि इकोलॉजी को सबसे बेसिक लेवल पे एक ऑर्गेनिज्म, दैट इज सबसे लोवेस्ट लेवल जो है ऑर्गेनिज्म लेवल पे स्टडी किया जा सकता है। दिस इज इकोलॉजिकल हायरार्की। जब बेटा बहुत से ऑर्गेनिजम्स आपस में मिल जाते हैं एक स्पीशीज़ के एक जगह पर, बहुत से इंडिविजुअल्स एक स्पीशीज़ के जब मिल जाते हैं तो बनता है बेटा पॉपुलेशन। इकोलॉजी को पॉपुलेशन लेवल पे स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन इकोलॉजी, जो कि ऑलरेडी हम ख़त्म कर चुके हैं। मेरे बच्चे, पॉपुलेशंस जब डिफरेंट पॉपुलेशंस आपस में मिल जाती है, इंटरेक्ट करते हैं, वी गेट एन अनदर टर्म दैट इज कॉल्ड एज कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या है बेटा? जब बहुत सारी पॉपुलेशंस आपस में इंटरेक्ट करती हैं, वी गेट द कम्युनिटी। ठीक है बेटा। अब कम्युनिटी से आगे अगर हम जाएंगे, कम्युनिटी से आगे एक लेवल है दैट इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम। मेरे बच्चे, इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम को कहा जाता है, इट इज द फर्स्ट यूनिट इन इकोलॉजिकल हायरार्की विच इज कंप्लीट। सबसे पहली बात, इकोसिस्टम में इट इज द फर्स्ट यूनिट इन इकोलॉजिकल हायरार्की विच इज कंप्लीट। मेरे बच्चे, इकोसिस्टम को क्यों कंप्लीट कहा गया? ऑर्गेनिज्म को क्यों कंप्लीट नहीं कहा गया? पॉपुलेशन को क्यों कंप्लीट नहीं कहा गया? कम्युनिटी को क्यों कंप्लीट क्यों नहीं कहा गया? मेरे बच्चे, बहुत सिंपल सी बात है। इकोसिस्टम को इसलिए कंप्लीट कहा जाता है बिकॉज इट कंसिस्ट्स ऑफ बायोटिक कंपोनेंट एज वेल एज द एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक आपको पता है लिविंग कंपोनेंट, और एबायोटिक जो है, आपको पता है, दैट इज द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द, दैट इज द एबायोटिक कंपोनेंट। मेरे बच्चे, इकोसिस्टम क्या है? इट इज द फर्स्ट यूनिट इन इकोलॉजिकल हायरार्की विच इज कंप्लीट। सबसे पहली बात,
environment. It is called as abiotic component. अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, यहाँ हम ऑर्गेनिज्म को जो है बेटा, इसको इन ऑर्गेनिज्म वी आर कंसर्न्ड ओनली विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म. पॉपुलेशन में भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, कम्युनिटी में भी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं. इनफैक्ट इन पॉपुलेशन वी आर डिस्कसिंग वन सिंगल स्पीशीज़, कम्युनिटी में हम एक से ज़्यादा स्पीशीज़ की बात करते हैं. लेकिन जब बात इकोसिस्टम की करते हैं, बहुत सारी पॉपुलेशंस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं एंड दे इंटरेक्ट विद द एबायोटिक कंपोनेंट्स. उसी को कहा जाता है मेरे बच्चे इकोसिस्टम. सो जाहिर सी बात है, पहली बात, इकोसिस्टम ही एक ऐसा यूनिट है इकोलॉजिकल हायरार्की में दैट इज कंप्लीट. इट इज पॉइंट नंबर 1 which must be noted. Point number 2 regarding ecosystem is that it is the functional unit of nature. It is the functional unit of nature. इकोसिस्टम जो है ये एक फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर है, एक ऐसा यूनिट है जो कि कंप्लीट है बिकॉज इट कंटेन्स बोथ द बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट. मेरे बच्चे, थोड़ा सा डिस्कस करने के बाद लेट अस स्टार्ट एक्चुअली हाउ इकोसिस्टम कैन बी डिफाइंड. मेरे बच्चे, इकोसिस्टम की जो डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा ये बहुत ही सिंपल है, इससे सिंपल कोई डेफिनेशन नहीं है. एन इकोसिस्टम इज अ फंक्शनल यूनिट. An ecosystem is a functional unit comprising all living organisms in an environment. Comprising all living organisms in an environment interacting with one another. आपस में इंटरेक्ट करते हैं. आपको पता है कोई भी स्पीशीज आइसोलेशन में नहीं हो सकती है. दे आर interact with one another and also interact with their physical environment and also interact with their physical environment. मेरे बच्चे, इकोसिस्टम एक फंक्शनल यूनिट है जहां सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं. दे इंटरेक्ट विथ वन अनदर एंड ऑल्सो दे इंटरेक्ट विद द फिजिकल एनवायरनमेंट. मेरे बच्चे, एक बात याद रखनी है इकोसिस्टम में, ये जो इकोसिस्टम होता है इट इज़ कनेक्टेड बाय टू वेज. इनफैक्ट इनको कहा जाता है मेरे बच्चों, इनको कहा जाता है फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम. वन इज कॉल्ड एज फ्लो ऑफ एनर्जी, जो कि आगे जाके हमको पढ़ना है. इकोसिस्टम के जो दो फंक्शंस हैं, वन इज कॉल्ड एज फ्लो ऑफ एनर्जी एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एज साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स. एक जो है फ्लो ऑफ एनर्जी एंड दूसरा जो है बेटा दैट इज कॉल्ड एज साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स. सो इकोसिस्टम एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की है जहाँ सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में आपस में इंटरेक्ट करते हैं और साथ ही साथ फिजिकल एनवायरनमेंट में के साथ फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं. इकोसिस्टम में दो फंक्शंस होते हैं, फ्लो ऑफ एनर्जी एंड साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स. इकोसिस्टम कंप्लीट है बिकॉज इट कंटेन्स बोथ द बायोटिक एंड द एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम. और इकोसिस्टम जो है इट इज़ द फर्स्ट कंप्लीट यूनिट इन इकोलॉजिकल हायरार्की. ये बातें मेरे बच्चों बहुत बार एंट्रेंस में पूछी गई हैं. एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको इकोसिस्टम्स के बारे में बताऊं, ऑल इकोसिस्टम्स आर ओपन सिस्टम्स. जितने भी बेटा इकोसिस्टम्स हैं वो सारे के सारे ओपन सिस्टम्स हैं. मेरे बच्चे, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ओपन सिस्टम क्या होता है. दे एक्सचेंज, क्या एक्सचेंज करते हैं, ये मैटर को भी एक्सचेंज करते हैं एंड दे एक्सचेंज एनर्जी एज वेल. ऑल इकोसिस्टम्स आर ओपन सिस्टम्स. दे एक्सचेंज मैटर एज वेल एज एनर्जी इनटू एंड आउट ऑफ द सिस्टम.
सो बेटा याद रखोगे कि इकोसिस्टम्स जितने भी है वो सारे के सारे ओपन सिस्टम्स हैं एज दे एक्सचेंज बोथ द मैटर एंड द एनर्जी इन टू एंड आउट ऑफ द इकोसिस्टम। एक और बात मेरे बच्चे, बाउंड्रीज ऑफ द इकोसिस्टम्स की बात करते हैं। याद रखो मेरे बच्चे, किसी भी इकोसिस्टम की बाउंड्री डिस्टिंक्ट नहीं होती है। बाउंड्रीज ऑफ इकोसिस्टम्स आर इनडिस्टिंक्ट। दैट मीन्स आप ये नहीं बता सकते कि किस जगह पे एक इकोसिस्टम खत्म होता है और किस जगह पे दूसरा इकोसिस्टम स्टार्ट होता है। इनफैक्ट डिफरेंट इकोसिस्टम्स आर ओवरलैपिंग। इकोसिस्टम्स जो है वो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। This ecosystem can be very small or it can be large. मैं अभी बेटा ऑन द बेसिस ऑफ साइज इकोसिस्टम्स को बताऊंगा। इकोसिस्टम कैन बी स्मॉल और इकोसिस्टम कैन बी लार्ज। कहा जाता है बेटा एक ड्रॉप ऑफ रेन वाटर को भी इकोसिस्टम कहा जा सकता है अगरचे वो सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। इकोसिस्टम्स कैन बी टेम्पोररी और दे कैन बी परमानेंट। Ecosystem can be small or they can be large. Ecosystem can be temporary or they can be permanent. बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा इकोसिस्टम के रिलेटेड। नाउ टेक्स्ट बुक का बेटा मैं आपको एक पॉइंट डिस्कस करूं टेक्स्ट बुक के रिलेटेड। कहा जाता है बेटा एंटायर बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है बेटा? जो लिविंग कंपोनेंट है। बायो मीन्स लिविंग। कहा जाता है कि एंटायर बायोस्फीयर जो है ये एक सिंगल इकोसिस्टम है। मेरे बच्चों ध्यान से सुनना कि सारे बायोस्फीयर को एक सिंगल इकोसिस्टम कहा जाता है, मगर चूंकि ये इकोसिस्टम बहुत ही बड़ा है, दिस इकोसिस्टम इज वेरी लार्ज and it will be very difficult for us to study this much of ecosystem. So हमारी स्टडी को इजी बनाने के लिए हमने इस बायोस्फीयर को छोटे छोटे इकोसिस्टम्स में डिवाइड किया है। So in order to make our study easier, in order to make our study convenient, हमने बायोस्फीयर एक बड़े से इकोसिस्टम को छोटे छोटे इकोसिस्टम्स में डिवाइड किया है। Like we have the terrestrial ecosystem, like we have the aquatic ecosystem, we have the artificial ecosystem, we have the natural ecosystem. मेरे बच्चे ये बात आप याद रखोगे कि जितने भी ecosystems हैं, actually it is a single ecosystem, entire biosphere is a single ecosystem, लेकिन स्टडी को इजी बनाने के लिए हमने इस इकोसिस्टम को डिवाइड किया है। अब बेटा टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम की बात करते हैं। नाउ एज फार एज द टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम इज कंसर्न, यहाँ मैं थोड़ा जल्दी बताऊंगा बिकॉज ये बहुत ही आसान है। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स इकोसिस्टम आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। ठीक है, वन टाइप ऑफ इकोसिस्टम इट इज कॉल्ड एज नेचुरल इकोसिस्टम and another type of ecosystem is called as artificial ecosystem. एक इकोसिस्टम नेचुरल होगा, एक इकोसिस्टम आर्टिफिशियल होता है। नेचुरल इकोसिस्टम विच इज नेचुरली प्रेजेंट, आर्टिफिशियल वो वाला इकोसिस्टम है जो मैन मेड है, ह्यूमन इंटरवेंशन से बनता है। नाउ दिस नेचुरल इकोसिस्टम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। वन इज कॉल्ड एज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, दूसरा जो है उसको कहा जाता है एक्वाटिक इकोसिस्टम। मेरे बच्चे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की अगर हम सीधे एग्जाम्पल लिखेंगे, एक फॉरेस्ट जो है ग्रासलैंड, फॉरेस्ट जो है ग्रासलैंड जो है, इवन डेजर्ट जो है, दे आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। लेकिन जब बात एक्वाटिक इकोसिस्टम की करते हैं, दिस एक्वाटिक इकोसिस्टम इज ऑफ टू टाइप्स। वन इज कॉल्ड एज लेंटिक इकोसिस्टम, अनदर वन इज कॉल्ड एज लॉटिक इकोसिस्टम। याद रखो मेरे बच्चे, लेंटिक वो वाला होता है जहां वाटर स्टैग्नेंट होगा, लॉटिक वो वाला है जहां वाटर मूविंग होगा। लेंटिक इज स्टैग्नेंट, लॉटिक इज मूविंग। अब स्टैग्नेंट आपको पता है
पॉन्ड होता है, लेक होता है, दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ लेंटिक इकोसिस्टम। लेकिन जब एक रिवर की बात करते हैं, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ लॉटिक इकोसिस्टम। इसके बाद बेटा जब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की बात करते हैं, जो मैन मेड होगा, ह्यूमन इंटरवेंशन से बना होगा, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल इज क्रॉपलैंड is an example of artificial ecosystem. Cropland garden is an example of artificial ecosystem. Aquarium is an example of artificial ecosystem. These are all examples of artificial ecosystem. So ये हो गया बेटा हमारा टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, नेचुरल, आर्टिफिशियल। नेचुरल के दो, टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक, एक्वाटिक के दो, लेंटिक एंड लॉटिक। उसके बाद बेटा ऑन द बेसिस ऑफ साइज, on the basis of size, ecosystems are of following types. One type of ecosystem, it is called as mega ecosystem. Another type is called as macro ecosystem. The third one is called as micro ecosystem. The fourth one is called as nano ecosystem. मेरे बच्चे इनमें एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। मेगा इकोसिस्टम इज एन एग्जाम्पल इसके बेटा ओशियन, सी, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ मेगा इकोसिस्टम। मैक्रो की एग्जाम्पल जो बेटा फॉरेस्ट, माइक्रो की एग्जाम्पल पॉन्ड, और नैनो की एग्जाम्पल ए ड्रॉप ऑफ वाटर। Even a drop of water can be an ecosystem. So these are different types of ecosystems. On the basis of size. इसके बाद मेरे बच्चे बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम की। हमारा इम्पॉर्टेंट लेक्चर जो बेटा स्टार्ट हो रहा है, दैट इज रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। मेरे बच्चों जब बात स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम की करते हैं, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दिस इकोसिस्टम ब्रॉडली कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। एक होता है इसका बायोटिक कंपोनेंट और दूसरा होता है इसका एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट होता है मेरे बच्चे लिविंग कंपोनेंट, एबायोटिक होता है बेटा नॉन लिविंग कंपोनेंट। जैसे बेटा बायोटिक कंपोनेंट में आपने सुना होगा पिछले क्लासेस में, वी कॉल्ड देम एज प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रॉफ्स, इनको आप बताते हो प्रोड्यूसर्स। दूसरा जो बायोटिक कंपोनेंट है वी कॉल्ड देम एज कंज्यूमर्स। ठीक है। जब बात एबायोटिक कंपोनेंट की करते हैं, दिस एबायोटिक कंपोनेंट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। One is called as physical component, another one is called as chemical component. जब बात physical component की करते हैं, जिसमें आता है मेरे बच्चे light, temperature, air, soil, water, precipitation. These are all abiotic but physical abiotic components. केमिकल कौन से हो गए बेटा? जब बात पीएच की करते हैं, सैलिनिटी की बात करते हैं, मॉइस्चर कंटेंट की बात करते हैं, पीएच, मॉइस्चर, सैलिनिटी, टॉक्सिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, दीज आर ऑल इन्वॉल्वड इन एबायोटिक बट केमिकल कंपोनेंट्स। मेरे बच्चे यहाँ हम एबायोटिक कंपोनेंट्स को पहले स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, उसके बाद फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, जिसमें न्यूट्रिएंट साइक्लिंग और प्रोडक्टिविटी होगा। लेकिन यह फ्लो ऑफ एनर्जी, यहाँ स्ट्रक्चर में पहले बायोटिक कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे, इसके बाद एबायोटिक कंपोनेंट्स को। सो डियर स्टूडेंट्स, रिगार्डिंग द structure of ecosystem, let's first discuss the biotic components of ecosystem. मेरे बच्चे बायोटिक कंपोनेंट्स में हम बात करते हैं सबसे पहले ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म की,
The first one, they are called as autotrophs. The first one we call them as autotrophs या autotrophs का दूसरा नाम है producers. या autotrophs बताओ या producers बताओ. जैसे बेटा बायोलॉजी में हम ऑटोट्रॉप्स को डिस्कस करते हैं, हम बताते हैं वो वाले ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, वी कॉल्ड देम एज ऑटोट्रॉप्स और प्रोड्यूसर्स. लेकिन यहाँ बेटा इकोलॉजी में हम बताएंगे वो वाले ऑर्गेनिजम्स जो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, जिनमें सलाहियत है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कन्वर्ट करने की organic compounds में, organism which have the ability to convert inorganic compounds into the organic compounds, these are called as autotrophs या इनका दूसरा नाम जो है बेटा we called them as producers. In fact lower classes में हम बताते थे कि वो वाले organism जो अपना which prepare their own food. Lower classes में हम बताते थे which prepare their own food, they are called as autotrophs या producers. यहाँ क्या इस्तेमाल होता है, क्लोरोफिल और सनलाइट इस्तेमाल होता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है बेटा फोटोसिंथेसिस. लेकिन यहाँ मैं आपको बताऊँ बेटा एक इम्पॉर्टेंट बात, दुनिया में प्लेनेट अर्थ पे सिर्फ प्रोड्यूसर्स के पास ये सलाहियत है ताकि वो सोलर एनर्जी जो कि सनलाइट से मिलती है इसको कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में. मेरे बच्चे दुनिया में अगर देखा जाएगा प्लेनेट अर्थ पे सिर्फ प्रोड्यूसर्स या फोटो ऑटोट्रॉप्स, प्रोड्यूसर्स को सलाहियत है सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करना किस में मेरे बच्चे, केमिकल एनर्जी में. मतलब ये है कि अगर किसी भी तरीके से मेरे बच्चे बायोटिक सिस्टम में एनर्जी एंटर होती है, सनलाइट की एनर्जी कोई ट्रैप करता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ वो सलाहियत किन के पास है बेटा, वो सलाहियत सिर्फ प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रॉप्स के पास है. दैट इज द रीजन दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांसड्यूसर्स या इनको दूसरा नाम है कन्वर्टर्स. इनको ट्रांसड्यूसर्स भी कहा जाता है, इनको कन्वर्टर्स भी कहा जाता है, क्योंकि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सनलाइट है. सनलाइट की एनर्जी को कन्वर्ट करना मेरे बच्चे वो तो किन का काम है, वो सिर्फ प्रोड्यूसर्स ही कर सकते हैं. नाउ एज फार एज दीज ऑटोट्रॉप्स आर कंसर्न या इन प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं, ब्रॉडली क्लासिफाइड these autotrophs are of two types. One are called as photoautotrophs and another one are called as chemoautotrophs. बहुत आसान मेरे बच्चे, तो फिफ्थ के बच्चे को भी आएगा. One are called as photoautotroph, another one are called as chemoautotroph. Always remember, most of the autotrophs are photoautotroph but some are chemoautotroph. photoautotrophs वो वाले हैं मेरे बच्चे जो सनलाइट को इस्तेमाल करते हैं. मेरे बच्चे photoautotrophs वो वाले प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रॉप्स है जो अपना खाना खुद बनाते हैं लेकिन सनलाइट को इस्तेमाल करते हैं. These are called as photoautotrophs. इब photoautotrophs की अगर बात करते हैं, टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम्स में ग्रीन प्लांट्स आर द मेजर फोटोऑटोट्रॉप्स, while in case of aquatic ecosystems phytoplanktons are photoautotrophs. Very very important my dear students, पूछा गया है एंट्रेंस में. In terrestrial ecosystems green plants are the photoautotrophs, while in the aquatic ecosystem phytoplanktons are the photoautotrophs. In phytoplanktons में there are some bacteria, there are some protists. Most of the bacteria are heterotrophic but some bacteria are autotrophic, some are photoautotrophic, some are chemoautotrophic. सो फोटोऑटोट्रॉप्स आपको समझ आए जो सनलाइट को इस्तेमाल करते हैं. जब बात कीमोऑटोट्रॉप्स की करते हैं, दोज बैक्टीरिया विच डू नॉट यूटिलाइज सनलाइट फॉर देयर फूड प्रिपरेशन, वो क्या करते हैं बेटा, कुछ केमिकल्स का ब्रेक डाउन करते हैं. वो कुछ केमिकल्स का ब्रेक डाउन करते हैं, वहाँ से क्या होता है,
एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं फॉर देयर फूड प्रिपरेशन। दीज आर कॉल्ड एज कीमो ऑटोट्रॉप्स। दैट मीन ऐसे ऑटोट्रॉप्स जो विदाउट सनलाइट अपना खाना बनाते हैं, दे आर कॉल्ड एज कीमो ऑटोट्रॉप्स। एंड रिमेंबर सम बैक्टीरिया आर कीमो ऑटोट्रॉप्स। कुछ बैक्टीरिया है जो कि कीमो ऑटोट्रॉप्स हैं। सो ऑटोट्रॉप्स या प्रोड्यूसर्स मेरे बच्चे, एक कंपोनेंट बायोटिक कंपोनेंट यहां तक खत्म हो गया। बहुत आसान है। बायोटिक कंपोनेंट के बेटा दूसरा हम डिस्कस करेंगे, दे आर कॉल्ड एज हेटेरोट्रॉप्स। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जब बात हेटेरोट्रॉप्स की करते हैं, हेटेरोट्रॉप्स जो है ये वो वाले ऑर्गेनिजम्स हैं विच कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। वो वाला ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, या हम बताएंगे बेटा कि ये वो वाले ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें ये सलाहियत नहीं है ताकि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करे। दे आर कॉल्ड एज हेटेरोट्रॉप्स। सो ये हेटेरोट्रॉप्स जो है ये अपना खाना कहाँ से हासिल करते हैं बेटा? दे फीड ऑन प्रोड्यूसर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये फीड करते हैं किन के ऊपर? प्रोड्यूसर्स के ऊपर या दूसरे कंज्यूमर्स के ऊपर। हेटेरोट्रॉप्स जो है ये वो वाले ऑर्गेनिजम्स हैं जो या तो प्रोड्यूसर्स के ऊपर या तो दूसरे कंज्यूमर्स के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फीड करते हैं। मेरे बच्चे, जब बात हेटेरोट्रॉप्स की करते हैं, हेटेरोट्रॉप्स कौन होते हैं? फंजे आर हेटेरोट्रॉप्स, एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉप्स। अभी मैंने कहा मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया दे आर हेटेरोट्रॉप्स। फंजे, एनिमल्स एंड बैक्टीरिया दे आर कॉल्ड एज हेटेरोट्रॉप्स। अब यहां से बेटा इंपॉर्टेंट है, हेटेरोट्रॉप्स जो है ये दो टाइप्स के होते हैं। हेटेरोट्रॉप्स आर ऑफ टू टाइप्स। वन टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉप्स are called as consumers. Another type of heterotrophs are called as the decomposers. Heterotrophs दो types के हैं, one are called consumers, another one are called as decomposers. मेरे बच्चों important याद रखना, वो वाले organism consumers कौन से organisms हैं? Let us discuss now consumers। बात करते हैं मेरे बच्चों consumers की। Consumers are organisms such as animals। ऐसे organism जैसे हम animals की बात करते हैं which feed on producers and other consumers। प्रोड्यूसर्स या बाकी कंज्यूमर्स के ऊपर फीड करते हैं, इनको कहा जाता है कंज्यूमर्स। आई रिपीट कि कंज्यूमर क्या होता है? कंज्यूमर और डिकम्पोजर में फर्क है। बोथ आर हेटेरोट्रॉप्स। आई रिपीट, हेटेरोट्रॉप्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। कंज्यूमर्स वो वाले हैं, वो वाले ऑर्गेनिज्म जैसे एनिमल्स, फॉर एग्जांपल एनिमल्स जो प्रोड्यूसर्स या बाकी कंज्यूमर्स के ऊपर फीड करते हैं। मेरे बच्चे, कंज्यूमर्स की हम जब बात करते हैं, कंज्यूमर्स के बहुत क्लासेस है। देयर आर सेवरल classes of consumers. There are several classes of consumers. The first one we called them as herbivores. The second one we called them as carnivores. The third one we called them as omnivores. The fourth one आपने शायद न सुना होगा, we called them as डेट्रिवोर्स। मेरे बच्चे इंपॉर्टेंट डेट्रिवोर को मैं यहाँ रखूंगा क्योंकि डेट्रिवोर्स जो है दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ एज फार एज द हर्बिवोर्स आर कंसर्न, हर्बिवोर्स वो वाले प्लांट्स हैं विच डायरेक्टली फीड ऑन प्लांट्स। हर्बिवोर्स वो वाले हैं जो डायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं। कार्निवोर्स वो वाले हैं विच डायरेक्टली फीड ऑन एनिमल्स। ओमनिवोर्स वो वाले हैं जो बोथ प्लांट्स या
एनिमल्स दोनों के ऊपर फीड करते हैं, लेकिन मेरे बच्चे डेट्रीवोर्स वो वाले हैं जो खाते हैं डेट्राइटस। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। डेट्रीवोरस वो वाले ऑर्गेनिज्म हैं जो खाते हैं डेट्राइटस। डेट्रीवोर्स वो वाले ऑर्गेनिजम्स हैं जो खाते हैं डेट्राइटस। तो बात बेटा डेट्राइटस की करते हैं। होप आपने यहाँ तक ये क्लासेस ऑफ कंज्यूमर्स को बेटा आपने डिस्कस किया होगा, आपने लिखा होगा। लेट्स डिस्कस नाउ। डेट्रीवोर्स वो वाले हैं जो क्या खाते हैं डेट्राइटस। एक अलग सी टर्म जो बेटा आप पहली बार शायद सुन रहे हो। डेट्राइटस क्या होता है? दीज आर एक्चुअली द dead bodies. These are actually the dead bodies and waste products of living organisms. These are actually the dead bodies and waste products of living organism. मेरे बच्चे dead bodies या waste products of living organism को कहा जाता है detritus। या सिंपल सी एक लाइन में इसको आप बताओगे मेरे बच्चे डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मटेरियल इज कॉल्ड एज डेट्राइटस। डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मटेरियल इज कॉल्ड एज डेट्राइटस। जिस मटेरियल को डिकम्पोज करना है उसको कहा जाता है मेरे बच्चे डेट्राइटस। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्रीवोर ऑफ इकोसिस्टम जिसको कहा जाता है मेरे बच्चे अर्थवर्म। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डेट्रीवोर एंड डिकम्पोजर। अभी आपको बेटा समझ आएगा। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डेट्रीवोर इट इज अर्थवर्म। अर्थवर्म क्या करती है बेटा? इट फीड्स ऑन रॉटन प्लांट लीव्स। It feeds on rotten plant leaves and other detritus. Besides that, there are other detritus organisms. सिर्फ earthworm नहीं है। Dung beetle, it is also an example of detritus या detrivore इसको कहा जाता है। There is a difference between detritus या डेट्रीवोर्स एंड डिकम्पोजर्स। वो बेटा अभी हम बताएंगे जब मैं डिकम्पोजर बताऊंगा। फिलहाल यहाँ डेट्राइटस डेट्रीवोर हमने खत्म किया। नाउ लेट्स फर्दर क्लासिफाई। कंज्यूमर्स आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। कंज्यूमर्स आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। किसकी बेसिस पे? बेस्ड ऑन द फीडिंग और ट्रॉफिक लेवल। फीडिंग या इसको कहो आप बेटा ट्रॉफिक लेवल। एक ऑर्गेनिज्म का फीडिंग लेवल जो है उसको ट्रॉफिक लेवल कहा जाता है। मैं समझाऊंगा ट्रॉफिक लेवल क्या होता है। द फर्स्ट टाइप ऑफ कंज्यूमर्स आर कॉल्ड एज प्राइमरी कंज्यूमर्स। द सेकेंड टाइप इज कॉल्ड एज सेकेंडरी कंज्यूमर्स। द थर्ड टाइप इज कॉल्ड एज टर्शियरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स वो वाले हैं मेरे बच्चे, प्राइमरी कंज्यूमर्स वो वाले हैं ऑर्गेनिजम्स विच बिलोंग टू, ध्यान से सुनना बेटा, ऑर्गेनिजम्स विच बिलोंग टू सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। organisms which belong to second trophic level, they are called as primary consumers, and these primary consumers directly feed on plants. Secondary consumers वो वाले हैं which feed on primary consumers and they belong to third trophic level. Trophic level होता है feeding level, मैं आपको दिखाऊंगा बेटा अभी। In the same way tertiary वो वाले हैं, they belong to the fourth trophic level and they feed on the secondary consumers. Dear students, ये मैं आपको दिखाऊं। सबसे पहले जो बेटा हमने डिस्कस किया प्रोड्यूसर्स, फॉर एग्जाम्पल दीज आर द ग्रीन प्लांट्स। आप समझो ये ग्रीन प्लांट्स जो है जिनको हमने कहा प्रोड्यूसर्स, जिनमें सलाहियत है अपना खाना खुद बनाने की,
These green plants is called as first trophic level. This is called as first trophic level. ग्रीन प्लांट्स के ऊपर हर्बिवोर्स डायरेक्टली फीड करते हैं. हर्बिवोर्स हमने कहा वो वाले जो प्लांट्स के ऊपर डायरेक्ट फीड करते हैं. दे बिलोंग टू द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल. दिस इज द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल. उसके बाद कार्निवोर्स. These carnivores belong to the third trophic level. उसके बाद top carnivores, they belong to the fourth trophic level. मेरे बच्चे 4 या 5 इससे ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल्स नहीं होती हैं बिकॉज ऑफ द लीस्ट एनर्जी कन्वर्शन. अब देखो बेटा, हर्बिवोर्स वो वाले ऑर्गेनिज्म जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे फीड करते हैं, बट इनफैक्ट दे बिलोंग, हर्बिवोर्स बिलोंग टू सेकेंड ट्रॉफिक लेवल. बेटा फिर एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं करना. हर्बिवोर्स इन्हीं को कहा जाता है मेरे बच्चे प्राइमरी कंज्यूमर्स. सो प्राइमरी कंज्यूमर्स वो वाले ऑर्गेनिज्म हैं जो खुद तो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल से बिलोंग करते हैं मगर फीड वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे करते हैं. उसके बाद बेटा secondary consumers या carnivores which in turn they belong to third trophic level but they feed on the second trophic level. So इनको कहा जाता है secondary consumers. मेरे बच्चे कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊंगा जो कि नीट में आपको बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है. लेट अस डिस्कस द एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर्स की. एग्जाम्पल लिखे रखना. प्राइमरी कंज्यूमर होता है हर्बिवोर, और हर्बिवोर कौन कौन है? काउ, ग्रेजिंग कैटल, रैबिट. these are examples of प्राइमरी कंज्यूमर्स. उसके बाद बेटा नेक्स्ट वन दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी कंज्यूमर. सेकेंडरी कंज्यूमर जो इनके ऊपर फीड करता है डॉग, कैट, स्नेक. इसमें देखोगे आप बेटा कितने क्वेश्चंस नीट में आते हैं. उसके बाद टॉप कंज्यूमर्स लायन, मैन, हॉक, पीकॉक. These are examples of top consumers. मेरे बच्चे कंज्यूमर्स हमने हेटेरोट्रॉप्स का एक कंपोनेंट डिस्कस किया, कंज्यूमर्स. नाउ लेट अस डिस्कस द अनदर वन दैट इज कॉल्ड एज डिकम्पोजर्स. अब सेकेंड कंपोनेंट की बात करते हैं. द सेकेंड कंपोनेंट इज कॉल्ड एज डिकम्पोजर्स. मेरे बच्चे आपको ऑलरेडी शायद 11th क्लास में आपने देखा होगा वो वाले ऑर्गेनिज्म जो बॉडीज को डिकम्पोज करते हैं. वो वाले ऑर्गेनिज्म जो बॉडीज को डिकम्पोज करते हैं. किन की बॉडीज को? प्रोड्यूसर्स की बॉडीज को, कंज्यूमर्स की बॉडीज को डिकम्पोज करते हैं. अब डिकम्पोज जो करते हैं बेटा उन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है डिकम्पोजर्स, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन. इस प्रोसेस को कहा जाता है डिकम्पोजिशन. डिकम्पोजिशन मेरे बच्चे याद रखो, प्रोड्यूसर जितना हम प्रोड्यूसर्स का रोल बताते हैं इतना इंपॉर्टेंट है कि वो वही एक ऑर्गेनिज्म है जो सनलाइट को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में. मेरे बच्चे इन द सेम वे डिकम्पोजर्स के रोल को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज यही एक ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक इम्पॉर्टेंट साइकिल में काम करते हैं दैट इज कॉल्ड एज मिनरल साइकिल. मिनरल साइकिल में ये काम करते हैं बेटा. क्या करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को वापस कन्वर्ट करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कन्वर्ट करना इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन. और याद रखो बेटा नेचर में मेजर डिकम्पोजर जो है दैट इज फंजी एंड बैक्टीरिया. दीज आर द मेन डिकम्पोजर्स ऑफ इकोसिस्टम. These are the main decomposers of ecosystem. They naturally carry out the decomposition. अब मेरे बच्चे यहाँ मैं आपको बताऊं
जब बात डिकम्पोजर्स और डेट्रीवोर्स की आती है, नाउ वन वी टॉक ऑफ डिकम्पोजर्स, जब बात डिकम्पोजर्स और दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कहा जाता है डेट्रीवोर्स। जब बात डिकम्पोजर्स या डेट्रीवोर्स की आती है, दे बोथ ऑर्गेनिजम्स दैट इज डिकम्पोजर्स एज वेल एज डेट्रीवोर्स, they feed on dead organic matter, they feed on dead organic matter, दोनों डिकम्पोजिशन करते हैं, डेट्रीवोर भी डिकम्पोजिशन करता है, डिकम्पोजर भी डिकम्पोजिशन करता है, दे फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर। लेकिन फर्क क्या है मेरे बच्चे, फर्क ये है कि डेट्रीवोर जो है, बट द डिफरेंस इज दैट दोनों फीड करते हैं डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर, लेकिन डेट्रीवोर क्या करते हैं, डेट्रीवोर ईट डेड ऑर्गेनिक मैटर। जैसे अर्थवर्म की मैंने एग्जाम्पल आपको बताई, अर्थवर्म जो ऑर्गेनिक मैटर वहां पे होता है उसको बेटा डायरेक्टली ईट करते हैं, दे ईट द ऑर्गेनिक मैटर। व्हाट अबाउट द डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स मेरे बच्चे क्या करते हैं, दे सिक्रीट द एंजाइम्स, डिकम्पोजर्स सिक्रीट करते हैं एंजाइम्स आउटसाइड देयर बॉडी, और ये जब एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं आउटसाइड द बॉडी, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से ये बाहर अपनी बॉडी के बाहर ऑर्गेनिक मैटर को, आई रिपीट, ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करते हैं, अपनी बॉडी के बाहर ही ये काम करते हैं, दे डाइजेस्ट द ऑर्गेनिक मैटर एंड देन एब्जॉर्ब द रिजल्टिंग मॉलिक्यूल्स। उसके बाद ये बाकी मॉलिक्यूल्स जो है बेटा इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स उनको एब्जॉर्ब करते हैं। थोड़ा सा मेरे बच्चे यहाँ फिर से मैं आपको बताऊं कि डिकम्पोजर्स और डेट्रीवोर्स में क्या फ़र्क होता है। बोथ द डिकम्पोजर्स एंड डेट्रीवोर्स दे फीड ऑन द डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, बट डिकम्पोजर्स डाइजेस्टिव अपनी बॉडी के बाहर डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं और वो बाहर ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करते हैं, लेकिन डेट्रीवोर ऑर्गेनिक मैटर को सीधा डायरेक्टली ईट करते हैं। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डेट्रीवोर्स एंड डेट्रीवोर्स एंड डिकम्पोजर्स। मेरे बच्चे यहाँ तक हमने बात की बेटा एबायोटिक कंपोनेंट्स की। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम बात करेंगे एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम।